टू ऑल ऑफ यू जितने लोग प्रेजेंट हैं। आज हम लोग का ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट क्लास रहेगा। थोड़ा सा ये पोर्शन बाकी रह गया है, 20-25 मिनट के करीब का थ्योरेटिकल पार्ट ही बचा हुआ है, तो उसके ऊपर में फोकस करेंगे। हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट उसे कहा जाता है विच इज़ प्रेजेंट इन कॉम्पेरेटिवली स्मॉल अमाउंट, यानी जो दूसरे के रिस्पेक्ट में कम अमाउंट में हो, कॉम्पेरेटिवली यानी जितना रिक्वायरमेंट हो उससे अगर वो कम हो तो उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग अपने ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टेक्निकली गड़बड़ किया हुआ है। आप आंसर भी बताओगे, जब आपसे पूछेंगे तब उस वक्त में रिस्पॉन्ड करोगे। यहाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 1.23 है। कह रहा है इन ए रिएक्शन A + B2 इट गिव AB2, यानी A और B दो रिएक्टेंट है। A मोनो एटोमिक है इसलिए A लिखा गया है, जबकि B डायटोमिक है इसलिए B2 लिखा गया है। जैसे हम लोग C + O2 लिखते हैं, क्योंकि C मोनो एटोमिक है इसलिए सिर्फ C लिखा जाता है, लेकिन ऑक्सीजन डायटोमिक है इसलिए O2 लिखते हैं। तो यहाँ B2 लिखने का मतलब ये डायटोमिक। A + B2 गिव AB2। यहाँ A का नंबर ऑफ मोल भी 1 दिया हुआ है और B का नंबर ऑफ मोल भी 1 दिया हुआ है। जब इक्वेशन के आगे में कोई स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नंबर नहीं लगा हुआ हो तो एज ए कन्वेंशन उसे 1 कंसिडर किया जाता है, यानी कि वहाँ पर ये 1 माना जाए। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग, यानी इन दोनों में आपको बताना है, ये 4-5 कंडीशन दिया हुआ है, इनमें से कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है। एक हम बताएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बाकी आप रिस्पॉन्ड करोगे कि कहाँ क्या दिया। अब यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन है 300 एटम्स ऑफ A + 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। यहाँ पर देख रहे हो कि हम B2 कर दिए हैं क्योंकि B लिखना टेक्निकली गलत है। जब मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हैं वो लिखना गलत होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोनो एटॉमिक नहीं है, ऑक्सीजन डायटोमिक, तो इसलिए यहाँ पर B की जगह पर B2 के रूप में कंसीडर करोगे, वो ईरर है। हालांकि एनसीईआरटी में जो आंसर दिया उसमें भी B2 ना लिख करके B लिखा है, तो हम लोग भी B ही बोलेंगे, लेकिन समझेंगे उसको B2 को। अब देखो यहाँ पे कर रहा है A का 300 एटम्स और B के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 200। इनका 300 है और इनका 200। अभी क्या बताया, जो कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट में होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रूप में काम करता है। तो अब आप बताओ तो कि इन दोनों में किनका अमाउंट कम है? इनका 300 है और इनका 200 है, इसलिए इसका जब आप आंसर लिखोगे इसके आंसर में B लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन B ही पूछा जा रहा था, जबकि होना क्या चाहिए था? B2 होना। लेकिन जब ये गलत पूछा है, B मान करके चल रहा है, तो आप भी B लिखोगे, B2 नहीं लिखोगे। लेकिन होना क्या चाहिए था सही में? B2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि B डायटोमिक मॉलिक्यूल है और जब मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसे B2 ही लिखा जाना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन से आप रिस्पॉन्ड करो, आप चैट में लिखोगे, हमें पता चलेगा। यहाँ कर रहा है सेकंड में 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B, इन दोनों में बताओ तो कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? जितने लोग जुड़े हुए हैं वो रिस्पॉन्ड कीजिए। इसका क्यों आंसर इसका A आएगा? क्योंकि B के 3 मोल्स हैं जबकि A के कितने मोल्स हैं? 2 मोल, तो जिनका अमाउंट कम होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के रूप में, इसलिए A आ गया। थर्ड वाले क्वेश्चन पर, थर्ड में करा 100 एटम्स ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, यानी A का नंबर और B का नंबर दोनों का सेम है, तो वैसे कंडीशंस में पूरी तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी बचा हुआ नहीं रहेगा। अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही दिया हुआ है तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, यानी थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर में नो वन, यानी कि कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अमाउंट जो है वो सेम है, दोनों का नंबर जो है वो सेम है। फोर्थ वाले में देख सकते हो आप, फोर्थ का आप आंसर करो। 5 मोल ऑफ A दिया हुआ है और 2.5 मोल ऑफ B दिया हुआ, बताओ तो इसमें कौन सा होगा फोर्थ का आंसर? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग सही बताया हो आप लोग।
यहाँ 5 मोल है और यहाँ 2.5 मोल है, तो B का नंबर ऑफ मोल कम है, इसलिए B लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा, इसलिए आप B लिखो या फिर B2। क्योंकि बुक में B लिखा है तो इसलिए आपको B लिखना चाहिए, लेकिन सही होता B की जगह B2। फिर इस वाले में, लास्ट वाले में देखो यहाँ दिया हुआ है 2.5 मोल ऑफ A एंड 5 मोल ऑफ B। जल्दी से बताओ इसका आंसर। लास्ट वाले में A का नंबर कम है, अमाउंट कम है 2.5 और B का 5 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन था। और न्यूमेरिकल किस तरीके से रहेगा वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये न्यूमेरिकल वाला इतना पोर्शन जो है वो कंप्लीट। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट बचा हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे स्क्रीन पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हम लास्ट में बता रहे हैं, लेकिन आपके बुक में स्टार्टिंग में दिया हुआ है। कई बार में क्या होता है कि स्टूडेंट इसमें उलझने लगता है, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट वो ऑलरेडी जान चुका होता है। ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट है, जब केमिस्ट्री डेवलप कर रहा था तो उस वक्त में ये इस तरीके से आने शुरू, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम आपको नोट्स भी सेंड करेंगे, एग्जाम्पल्स जो यहाँ बताएंगे वो नोट करोगे, और स्टेटमेंट जो है वो हम आपको PDF सेंड करेंगे, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और वो मिल करके कंप्लीट। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे इसी तरह से मिलता जुलता एक टर्म पढ़े होंगे आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें पढ़े होंगे, जो ये बताता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल उसी तरीके से कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के जो टोटल मास होंगे वही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होगा। कोई भी केमिकल इक्वेशन, तो किसी एक का मास अगर पता है, पूरी तरह से वो रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो प्रोडक्ट का भी आप मास निकाल सकते हो। करके देखते हैं। जैसे एक सिंपल सा ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है? द टोटल मास इन्वॉल्व इन ए रिएक्टेंट एंड द टोटल मास फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन आर इक्वल। दोनों का दोनों बराबर होता है। इट मीन्स मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन। रिएक्शन के समय में ना तो मास का क्रिएशन होता है और ना ही पहले का मास लॉस होता है। अब उसको प्रूफ करना है हम लोग को, यही यहाँ लॉ में सीखा गया है। कार्बन का एटॉमिक मास निकालोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 ग्राम। ऑक्सीजन का मास निकालेंगे तो 16 इंटू 2, इट मीन्स ये आ जाएगा 32 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो तो 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32, इट मीन्स 44 ग्राम। अब देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये कितने के करीब हो गया? 12 प्लस 32, तो 12 प्लस 32, इट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगा 44 ग्राम। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये निकालो। देखो यहाँ तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो यहाँ पर टोटल मास कितना हो गया? 44। कंक्लूजन क्या आया यहाँ से? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। चाहे कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लो आप दूसरे इक्वेशन में भी ट्राई कर सकते। इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए। सारे रिएक्टेंट का मास निकालोगे, सारे प्रोडक्ट का मास निकालोगे, तो दोनों का मास बिल्कुल इक्वल होगा। न्यूमेरिकल बनाते वक्त में भी कई बार स्टूडेंट वही यूज करता है, रिएक्टेंट का जितना आ गया, प्रोडक्ट में कोई एक मिसिंग है तो ऐड करके बाकी का एक जो बना हुआ उसको माइनस कर देते हैं, तो रेस्ट निकल जाता है। आपको यहाँ पर इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंप्लीट। आप क्या करोगे, पहले स्टेटमेंट लिखोगे जो हम PDF आपको सेंड करेंगे, और उसके बाद में फिर ये एग्जाम्पल्स लिख
ये लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब यहाँ देखो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये क्या बताता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहा जाता है इसे। ये कहता है इफ ए केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ two or more atoms of different element, then the ratio of masses of constituent atoms are always in definite proportion. It not depends on the method of preparation of compound or the source of the compound. सिंपल तरीके से अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन किसी भी मेथड से आप कराते हो तो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स के एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। सर इसको समझाइए थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझ। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात ले लेते हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को दो मेथड से बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ध्यान से समझ। एक में कार्बन के साथ ऑक्सीजन को बॉन्ड करते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरा मेथड है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जब इसे हीट करते हो then it result the formation of calcium oxide and carbon dioxide। देख रहे दोनों जगह पर सोर्स अलग अलग है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स लाइमस्टोन है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कार्बन और ऑक्सीजन, तो दोनों में अलग अलग है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या बताता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो कार्बन से बने, कैल्शियम कार्बोनेट से बने, सोडियम कार्बोनेट से बने, सोडियम सल्फ, किसी भी मेथड से बनाया जाए वो हमेशा वैल्यू सेम होगा। करके निकालते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड में 12:, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, 12:32। 4 से अगर करते हैं तो 3:, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 आया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं तो कार्बन का 12:, ऑक्सीजन का 16 × 2, इट मीन्स 12:32, इट मीन्स 3:। देख रहे हो द रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑलवेज इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, 3:8, और यहाँ पर भी 3:8 ही। ये बना है कार्बन से जबकि ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपका बताता है लॉ ऑफ डेफिनिट। पहले ही बताएं आपको, इसमें उलझने का जरूरत नहीं, सिंपल आप डेफिनेशन याद करो। ये अंडर 10th क्लास का है, बाकी जितना कुछ पढ़ें और आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत, इसमें ज़्यादा उलझने का जरूरत। सिंपल ये क्या बताता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। किसी कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट एटम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो किसी भी मेथड से बनाया जाए, चाहे उसका सोर्स कुछ। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखे, ये सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताता है इफ एटम्स ऑफ 2 or more एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 or more different compound, then the ratio of atomic mass of each element in these compounds are always in simple multiple form। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम कंबाइन कर अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो किसी भी एक एलिमेंट के एटम का रेशियो दोनों जगह पर हमेशा सिंपल मल्टीपल में हो। सिंपल मल्टीपल में कहने का मतलब आइदर 1:1, 1:2, इस तरीके से वो आएगा। करके देखते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन कर 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। मान लीजिए C+O2, ये कंबाइन कर फॉर्मेशन किया CO2 का। और दूसरा एग्जाम्पल ले लिए 2C+O2, इट गिव 2CO, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देख रहे हो यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन और ऑक्सीजन। यहाँ फॉर्मेशन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का और यहाँ फॉर्मेशन हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं 12:16 × 2, 12:32, इट मीन्स 3:। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 × 12 ऑक्सीजन भी 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 × 60।
यानी 24:32, और इसको कर सकते हैं हम लोग 4 से करो, 6:8। अभी देखो तो और भी ये जा सकता है, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 3:8 से कट गया, 8 3 जा 24 एंड 8 4 जा 32, 3:4। अब ये लॉ क्या बताता है, अब अगर हम लोग कार्बन को लेकर के चले कि कार्बन का रेशियो देखिए दोनों जगह पर क्या क्या है, कहाँ दोनों जगह पर नहीं समझे सर, इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। सिर्फ किसको देखना है हमको, कार्बन को। तो देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का रेशियो कितना आया है, तो यहाँ लिख दिए 3। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो कार्बन का रेशियो कितना आया है 3, तो यहाँ 3 डाल दिए, तो देखो तो ये रेशियो कितना आ गया 1:1। उसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन को कंसिडर करें तो फॉर ऑक्सीजन इसे भी हम लोग निकालेंगे इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड इन कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन का कितना वैल्यू आ रहा है 8, तो इस जगह पर लिख दिए 8:2, यहाँ पर ये वैल्यू कितना आ गया 4, 8:4 यानी 2:, देख रहे हो सिंपल मल्टीपल है, ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, 1:1, 2:1, 1:2, 1:4, ये सभी सिंपल मल्टीपल फॉर्म। फिर से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट इफ एटम्स ऑफ 2 or more different element combine to form 2 or more different compound, then the ratio of atomic mass of an atom in these compounds are always in simple multiple form। यानी जितने कंपाउंड्स बने हैं उन सब में ये एक सिंपलेस्ट रेशियो को फॉलो करेगा, सिंपल मल्टीपल फॉर्म को। ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद देखो बिल्कुल ये सब थ्योरेटिकल है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, लॉ याद रखो, एक एग्जाम्पल याद रखो, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है जहाँ पे उलझने का जरूरत। ये सब स्टार्टिंग का पार्ट था, जब केमिस्ट्री जो है वो डेवलप किया कि फार्मूला लिखेंगे तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा गया, इन सब को यहाँ पे समझाने के लिए। यहाँ देखो गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है तो किसी केमिकल रिएक्शन में जब वो कंबाइन करते हैं तो हमेशा एक सिंपल फॉर्म को, सिंपल मल्टीपल फॉर्म को फॉलो करते हैं। यानी कि गैसियस रिएक्टेंट हो या गैसियस प्रोडक्ट हो तो हमेशा वो एक सिंपलेस्ट रेशियो को फॉलो करता है, आइदर वो 1:1 होगा, 1:2 होगा, 3:2 होगा, इस तरीके से सिंपल मल्टीपल। कैसे देखते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन गैसियस सब्सटेंस है, ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इट इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl इन गैसेस, इसका फॉर्मेशन करता है। अब करा कि इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो, तो वॉल्यूम हम लोग जो सीखे हैं उसको निकालते हैं। देखना यहाँ ध्यान से जो बोल रहे हैं उसके ऊपर देखो, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितना है 1 मोल, क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैस है इसका भी नंबर ऑफ मोल कितना है 2। हम लोग पढ़े कि एट STP द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैसियस कंपोनेंट इज ऑलवेज 22.4 लीटर, एक मोल का 22.4 लीटर। यहाँ ये 1 मोल का निकालेंगे तो यहाँ ये वैल्यू हो गया 22.4 लीटर, ये भी आ जाएगा 22.4 लीटर, और यहाँ ये वैल्यू निकालेंगे तो 2 × 22. अब इन तीनों का रेशियो अगर निकालो क्योंकि तीनों गैसेस फॉर्म में ही है, हाइड्रोजन इज टू क्लोरीन इज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, तो देखो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 22.4 इज टू 22.4 इज टू 2 × 22.4, यानी ये वैल्यू आ गया 1:1:, देखो सिंपल मल्टीपल फॉर्म में आया है। तो ये बताता है गैलुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। एक लास्ट है एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, यहीं से कंसेप्ट पढ़े थे हम लोग, एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर में आपको बताया था ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसमें कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो 1 मोल में 6.022 × 10⁻23। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर गैसियस कंपोनेंट का वॉल्यूम सेम हो तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही हो। वही बात तो हम लोग भी करते हैं, 1 मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और उसका वॉल्यूम
दोनों तो सेम ही होगा। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल, इसी को लेकर चलते हैं। हाइड्रोजन इन गैसेस स्टेट, क्लोरीन इन गैसेस स्टेट, इट गिव 2HCl इन गैसेस। अब यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन का नंबर ऑफ मोल देखो, इनका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल, इनका नंबर ऑफ मोल कितना है 1 मोल। इस जगह पर हम लोग किसको कंसिडर किए हैं, मोल को। अब इसी के वॉल्यूम को अगर हम लोग कंसिडर करें किस कंडीशन में, एसटीपी पर, तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है एसटीपी पर 22.4 लीटर। ये भी 1 मोल है तो इनका भी वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। अब अगर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स का, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल 1 है, तो 1 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रोस नंबर के बराबर यानी 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यहाँ पर भी ये 1 मोल है तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रोस नंबर के बराबर, इट मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो अवोगाड्रोस लॉ क्या बताता है, अवोगाड्रोस लॉ बताता है कि अगर वॉल्यूम सेम है अलग अलग गैसेस का, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम। तो यहाँ इनका 22.4 लीटर, ये भी 22.4 लीटर, वॉल्यूम दोनों जगह पर सेम है तो इनका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वैल्यू भी सेम। तो ये इतना कुछ था फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। एक लंबा टाइम लगा हम लोग का इस चैप्टर में, अभी भी 1-1.5 महीना पढ़ा जा सकता है, एक एक चीज़ को और भी एक्सपेंड आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें पूरा केमिस्ट्री पढ़ना है। तो जितना इन्फॉर्मेशन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से निकालने का ज़रूरत था वो सब कुछ हम लोग पढ़े हैं, बेसिक पार्ट से स्टार्ट किए हैं। याद कीजिए हम लोग साइंटिफिक नोटेशन, राउंडिंग ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब कुछ पढ़े हैं, यानी कि जो कि अंडर 10th क्लास में मैथ्स के पोर्शन में पढ़ना था, वहाँ से एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास से पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच। अब अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास हम लोग का ऑफलाइन होगा और वहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग भी प्रिपेयर्ड होकर के रखिएगा, इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको, जितना कुछ लिखवाए हैं वो, जो स्टेटमेंट देंगे आपको वो भी, और ये जो एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है वो भी वीडियो को पॉज करके वहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिए। आज यहीं तक, बाकी हम लोग मंडे को मिलते हैं नया चैप्टर से, स्ट्रक्चर ऑफ। थैंक यू।